मैं डॉक्टर स्वतंत्र यादव, धानाचार्य, आर.पी. रस्तोगी इंटरमीडिएट कॉलेज, गांधीनगर, मलाखरहर, प्रयागराज, आपके बीच भारत के संविधान पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। भारत के संविधान पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं अपने भारत पर। दुनिया का एक ऐसा देश जिस देश की संस्कृति पर न सिर्फ भारतवासियों को गर्व है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस संस्कृति का अनुकरण करने की कोशिश की और इस संस्कृति का प्रभाव दुनिया के दूसरे देशों पर दिखाई देता है। भारत को एक ऐसा उपवन बताया गया, एक ऐसा बागीचा बताया गया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, बौद्ध, जैन जैसे तमाम रंग बिरंगे पुष्प पुष्पित और पल्लवित होते हैं। भारत की संस्कृति इंद्रधनुषी संस्कृति के रूप में पूरी दुनिया में जानी जाती है, बहुरंगी संस्कृति के रूप में विख्यात है और जो यहाँ का सांस्कृतिक परिवेश है वो इतना समृद्ध है कि अगर हम कम शब्दों में उसकी चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि गुजरात में गरबा, असम में बिहू, उत्तराखंड में झोड़ा और इसी तरह से देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य की एक झांकी दिखाई पड़ती है। पंजाब में भांगड़ा, हर राज्य का अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी संस्कृति है, फिर भी हमारा देश एक है। विविधता में एकता हिंद की विशेषता, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी बस बचा है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। ऐसा देश है हमारा भारत, जिसको सोने की चिड़िया भी कहा गया। और इस तरह का एटमॉस्फियर, प्राकृतिक वातावरण शायद दुनिया के किसी भी देश में दिखाई नहीं देता, जहां एक ही समय पर जाड़ा, गर्मी और बरसात तीनों मौसम दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए दुनिया के दूरस्थ और दूसरे देशों के तमाम सारे यात्री, टूरिस्ट हमारे देश की ओर आकर्षित होते हैं। मौसम जून का हो और पहाड़ की यात्रा पर आप निकल जाएं, मैदानी इलाकों में भयानक गर्मी पड़ रही है, पसीना गिर रहा है, 35 से 45 डिग्री टेम्परेचर दिखाई पड़ रहा है, लोग परेशान हैं गर्मी से। सेम टाइम पे अगर आप उत्तराखंड में पहाड़ों की तरफ चले जाएं, हिमाचल के पहाड़ों की तरफ चले जाएं, तो आपको जाड़े के ऊनी गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये है हमारा देश भारत। और अब हम बात करते हैं उसी अपने देश भारत के संविधान पर। कैसा है हमारे देश का संविधान? भारत का संविधान बनने से पहले जो घटनाएं हुई, संयोगवश उस समय देश हमारा गुलाम था अंग्रेजों का, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद यह तय हो चुका था कि अब इस देश से अंग्रेज जाएंगे, हमारा भारत हमको मिलेगा। और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 में अब यह निश्चित और निर्धारित हो गया
कि भारत को आज़ादी मिलेगी और उसको अपना एक संविधान बनाना होगा। और इस चुनौती को हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने, संविधान के पुरोधाओं ने स्वीकार किया, क्योंकि जो लोग क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिए थे, वो सामान्य लोग नहीं थे। वो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे और बौद्धिक क्षमता से पूर्णतः परिपक्व और परिपूर्ण थे, और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर चल पड़ी संविधान बनाने की ओर डगर। आपको बताऊं कि जो हमारी संविधान सभा बनाई गई थी, वो भारी भरकम संविधान सभा थी, और उस संविधान सभा में कोई एक दो सदस्य नहीं थे। हम आपसे इन 3 विषयों पर चर्चा करेंगे: संविधान सभा पर, विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों के अध्ययन पर, और संविधान सभा के सदस्यों पर। तो मैं बात कर रहा था कि बहुत बड़ी संविधान सभा बनाई हुई थी, 389 के आसपास उसमें सदस्य हुआ करते थे। जब संविधान सभा का पुनर्निर्धारण हुआ, उसमें भी लगभग 300 सदस्य रह गए थे, और इन सदस्यों में जो लोग थे हमारे देश के, उसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर, टी कृष्णमाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी तरह से महिला जो सदस्य थी संविधान सभा की, उसमें प्रमुख रूप से अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित जैसे तमाम इस देश की सशक्त नारियों ने, मातृशक्ति ने, संविधान पुरोधाओं और वेत्ताओं ने एक संविधान सभा के सदस्य बने, और फिर उन्होंने अपना काम शुरू किया। जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें संविधान सभा का एक संवैधानिक सलाहकार भी नियुक्त किया, और वो थे श्री BN राव साहब। और हमारे देश की संविधान सभा ने उस समय लगभग 5 दर्जन विश्व के, दुनिया के देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने देश के संविधान को मूर्त रूप देने की कोशिश की। 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिकी संविधान का निर्माण हो चुका था। ग्रेट ब्रिटेन का गौरवशाली संविधान, जो अलिखित संविधान के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारे सामने था। फ्रांस में 1958 में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। 1792 में गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, जिसकी शुरुआत 14 जुलाई 1789 को हुई थी। सोवियत संघ में 1917 में जो क्रांति हुई थी सर भारावर के नेतृत्व में, ये सारा का सारा सिनेरियो हमारे देश के संविधान विशेषज्ञों के सामने था। और जब संविधान को बनाने की शुरुआत हुई, तो उसमें बहुत सारी समितियां बनाई गई, जिसमें संघीय समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में प्रारूप समिति का निर्माण हुआ। एक कार्य संचालन समिति बनाई गई कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी के नेतृत्व में। एक झंडा समिति बनाई गई श्री JB कृपलानी जी के नेतृत्व में। और फिर
एक मौलिक अधिकार की भी समिति बनाई गई और जिसके अध्यक्ष थे माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जो परिस्थितियां थीं गुलामी के दिनों में, उन परिस्थितियों से निजात पाने के लिए जो हमारे देश के लोग अंग्रेजों से गुलामी के दौरान शोषित हुए, पीड़ित हुए, जो कठिनाइयां झेली, उन सबको दूर करने की कोशिश की है हमारे संविधान से, अपने संविधान के माध्यम से। और यही वजह है कि हमारी संविधान सभा भारी भरकम हुई और संविधान भी भारी भरकम हुआ। दुनिया का सबसे विशालतम संविधान हमारे देश का संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारे देश का लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं पर जो बिंदु हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। और वो बिंदु है कि हमने दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद किन किन देशों से कौन कौन सी व्यवस्थाएं हमने ग्रहण की। बहुत लंबे टाइम तक ग्रेट ब्रिटेन का हमारे देश पे शासन रहा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव पड़ी हमारे देश में, और 1947 तक, 1600 ईस्वी से 1947 तक का जो काल है बहुत लंबा काल है। इतने लंबे ड्यूरेशन तक हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। ऐसे में ग्रेट ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ना लाजमी था। इसलिए हमने ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन व्यवस्था को ग्रहण किया। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ग्रेट ब्रिटेन से ही ग्रहण किया। हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जहां की विशेषता के रूप में कहा जाता है कि यहां 2 तरह की नागरिकता होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था के होते हुए भी इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। हम उत्तर प्रदेश के नागरिक, बिहार के नागरिक, कर्नाटक के नागरिक, मेघालय के नागरिक अलग से नहीं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान भी हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से किया। विधि का शासन, कानून का शासन, इस देश में कानून का शासन होगा, ये व्यवस्था अपनाई गई और ये व्यवस्था भी हमने ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण की। द्विसदनीय व्यवस्था, ग्रेट ब्रिटेन में 2 सदन है, कॉमन सभा, लॉर्ड सभा। ठीक उसी तर्ज पर हमने अपने देश में लोकसभा और राज्यसभा नामक 2 सदनों की व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, उस संविधान से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण की। मौलिक अधिकार, जिसके बगैर व्यक्ति जीवित तो रह सकता है लेकिन अपना विकास, सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। मौलिक अधिकार की महत्वपूर्ण व्यवस्था हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, हमारे देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी व्यवस्थापिका को दी गई, संसद को दी गई। संसद कानून बनाएगी, यानी व्यवस्थापिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी और न्यायपालिका उसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी। लेकिन संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान के बुनियादी ढांचे के प्रतिकूल हो। अगर संसद ऐसा कानून बनाती है तो हमारे देश की न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के अंतर्गत ऐसे कानून को जो संविधान के बुनियादी ढांचे के प्रतिकूल है उसे रद्द घोषित कर सकते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार की व्यवस्था भी हमने मौलिक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है, सबसे ऊपर संविधान है। हमारे देश में राष्ट्रपति क्यों है?
प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, जिले में जिलाधिकारी का प्रबंध है, पुलिस अधीक्षक है, तहसीलदार है। ये इसलिए है कि संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई और इसमें से जितने भी पदाधिकारी हैं ये सारे के सारे संविधान के दायरे में हैं, संविधान के अंतर्गत हैं। इसमें कोई भी संविधान से ऊपर नहीं। सबसे ऊपर अगर हमारे देश में कोई है तो वो संविधान है, यानी संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई और ये व्यवस्था भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। हमारे देश में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्राविधान किया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर 2 मुखिया पाए जाते हैं, 2 अध्यक्ष। एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, राष्ट्र का मुखिया, नेशन का हेड, और दूसरा होता है सरकार का मुखिया, गवर्नमेंट का हेड। हमारे देश में राष्ट्र का अध्यक्ष, नेशन का हेड राष्ट्रपति, शासन और सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री। तो हमारे देश में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित किए जाने का प्राविधान है। राष्ट्रपति हमारे देश में निर्वाचित किए जाते हैं। यह व्यवस्था भी हमने मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। राष्ट्रपति पर महाभियोग, कदाचार, दुराचार की स्थिति में उस पर महाभियोग भी लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की। इसके अलावा हमारे देश के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्राविधान किया गया है। राज्य को बताया गया है कि आपको ऐसा करना चाहिए। कहा गया है कि अगर आपके पास व्यवस्था हो, सुविधा हो, तो आप देश के लोगों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करें, निःशुल्क चिकित्सा का प्रबंध करें, लोक कल्याण के सारे कार्य संपादित करें, अगर आपके पास व्यवस्था हो। डायरेक्शन दिया गया है। तो ये जो व्यवस्था है, राजनीति के निर्देशक तत्वों की जो व्यवस्था है, इसको हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा हमारे देश के संविधान में एक प्रस्तावना जोड़ी गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बल्कि कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का हृदय और उसकी आत्मा है। एक समवर्ती सूची का प्राविधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे, इसकी भी व्यवस्था दी गई है। शक्तियों का विभाजन कैसे होगा, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्राविधान, केंद्र और राज्यों के बीच के संबंध और शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन। इसके अलावा देश कभी संकट के दौर से गुजरे, इसके लिए मुख्य रूप से 3 प्रावधान बनाए गए हैं भारत के संविधान में। गृह युद्ध की स्थिति में, आंतरिक अव्यवस्था की स्थिति में, अथवा किसी बाहरी देश के आक्रमण होने की स्थिति में देश में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और इसके लिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत यह व्यवस्था दी गई है। 356 में अगर किसी राज्य में वहां की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है, संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही है, तो उसे निलंबित किया जा सकता है, उसे बर्खास्त किया जा सकता है, उसका विघटन किया जा सकता है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 356 में दी गई है। देश में अगर वित्तीय आपात की स्थिति पैदा हो जाए तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जा सकती है। ये तीनों के तीनों, ये जो आपात प्राविजन है, इमरजेंसी प्राविजन्स जो हैं, आपातकालीन उपबंध जो हैं हमारे देश के संविधान में, इसे हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया। इसी तरह से संविधान बन गया समय और परिस्थितियों के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उसे बदलने की भी जरूरत पड़ेगी, संशोधन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए हमने संशोधन का प्राविधान भी किया है। और संविधान में संशोधन की व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से की है।
हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। देश के संविधान में लिखा गया है शुरू में, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन हमारे देश की संघात्मक व्यवस्था पर एक टिप्पणी की जाती है कि हमारे देश का संविधान संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो उसके संघात्मक व्यवस्था पर चोट करते हैं। जैसे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, राज्यों की शासन व्यवस्था की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार द्वारा या यूं कहें कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है। आपातकालीन स्थिति में पूरा देश सेंट्रल के कंट्रोल में आ जाता है। ये व्यवस्थाएं इसे एकात्मक व्यवस्था की ओर संकेत करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश का संविधान संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। तो हमने जो संघात्मक व्यवस्था का ढांचा ग्रहण किया, ये कनाडा के संविधान से हमने लिया। देश के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी अपना एक रोल होता है कि हमें क्या ड्यूटी दी गई है अपने देश के प्रति, उसे निभाने के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्राविधान किया गया। और इस प्राविधान को, इन प्रावधानों को हमने सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया। फ्रांस की जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने पूरी दुनिया को 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए: लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। और ये हमने ग्रहण किया है फ्रांस के संविधान से। तो ये इस विषय पे कुछ एक संक्षिप्त जानकारी आपके पास पहुंचाने की कोशिश की गई। धन्यवाद। कैसा लगा?